तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग की, है ना। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम का डेट भी दिन ब दिन पास आता जा रहा है, बहुत कम टाइम बचा है। ठीक है, मन लगा के एकदम अच्छे से पढ़ाई में लग जाइए आप लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और मैंने आपको 3 लेक्चर्स इलेक्ट्रिसिटी पे दे भी दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने काफ़ी टर्म्स जो थे, छोटे छोटे टर्म्स जो है आपके लिए समझने के लिए, वो सब सारे टर्म्स बता दिए। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो है पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रेजिस्टेंस था और फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ये एग्जाम में आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं उससे, है ना। उसके रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं क्वेश्चन, मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें। ठीक है, पहले ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, फिर ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस दोनों को लेकर के साथ में क्वेश्चन करा देंगे हम। ठीक है, तो आज हम जो है आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि ना क्या है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 4 है आपका और ये कौन सा टॉपिक है आज का, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो साइंटिस्ट थे, ओम्स थे, उन्होंने ओम ने क्या बताया है अपनी लॉ में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसी के बारे में समझेंगे। तो इन्होंने बताया कि अगर सपोज किया जाए कोई एक वायर है ना, कोई वायर या करंट कंडक्टर, चाहे कोई वायर हो या कोई कंडक्टर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर इस वायर में करंट फ्लो कर रहा हो आई, और इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको समझाया है क्या होता है, दो एंड्स के बीच में होता है ना। तो दोनों वायर, इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल कितना हो, वी हो, तो आपको मिलेगा कि v अपॉन आई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कांस्टेंट मिलता है ना। किसी बुक में ये मिल जाएगा या किसी बुक में मिलेगा v प्रोपोर्शनल टू आई मिलेगा। ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों एक ही है, एक ही चीज है दोनों। तो ओम्स लॉ ने बताया, लेकिन कुछ कंडीशन है, लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की, तो वो मैं अभी बताऊंगा। पहले ओम्स लॉ आप समझिए कि है क्या। तो अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा हो, आई फ्लो कर रहा हो, और इसके दोनों पोटेंशियल, दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल क्या हो, वी हो, तो जो वी और आई का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है ना, ये कांस्टेंट आता है, या वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है ना। तो ये आपका क्या है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को मैं एक सिंपल वे में इसको नोट करके आपको बताता हूँ कैसे क्या होता है ओम्स लॉ। देखिए, लेकिन ये लॉ कब फॉलो करेगा, ये ओम्स लॉ कब वर्क करता है हमारा, तो इसके लिए कंडीशन है कि ये जो कंडक्टर है आपका, है ना, कंडक्टर की कुछ फिजिकल कंडीशंस होंगी, जैसे इसका लेंथ होगा, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी, मतलब वायर है तो इसकी ये लेंथ होगी, और ये वायर है तो वायर की थिकनेस होगी, है ना, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म होना चाहिए इस कंडक्टर, इसके लिए। तो पहला जो होना चाहिए हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरा है, और भी जैसे टेम्परेचर हो गया, और भी ऐसे फिजिकल कंडीशंस हैं जो कि हमें क्या करने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। अगर कोई कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उसकी फिजिकल कंडीशन, ये क्या है, इसकी फिजिकल कंडीशंस है, क्या है इसकी फिजिकल कंडीशंस है, ये है ना। फिजिकल कंडीशंस में उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, उस पर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब इसकी थिकनेस हर जगह बराबर होनी चाहिए, कहीं पे पतला कहीं से मोटा वायर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि आप ओम्स लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, लिखिए, इसके बारे में डेफिनेशन में बताऊंगा। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन क्या होगी ओम्स लॉ की, इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक क्या क्या, लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, etc, है ना। इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, etc does not change, then the ratio of
potential difference, then the ratio of potential difference and the current I flowing through the wire is constant. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इस वायर की फिजिकल कंडीशन जैसे लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गई, टेम्परेचर हो गया, अगर इन सब में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, does not change, then the ratio of potential difference and current flowing through the conductor क्या होगा, is always constant। यहाँ पे always लगा दीजिए, आप इसको लिख दीजिए is always constant। ये हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो लिमिटेशन में क्या मिल गई कि वायर का लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी चीजें अगर होंगी तब जाके ये हमारा क्या करेगा, लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन। अगर आप चाहें तो इसी डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ द फिजिकल कंडीशन of the conductor, है ना, does not physical condition of the conductor, या इसको हटा दीजिए, if the physical condition like length, है ना, और temperature, cross sectional area etc does not changed, then current, then potential across the ends of the conductor and across the ends of the conductor directly proportional to the current flowing through the wire, is directly proportional to the current flowing through the wire। चाहे तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। Then the ratio of potential difference and current flowing through the wire is always current, ठीक, always constant। दोनों डेफिनेशन सेम है, इनका मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये रहा आपका ओम्स लॉ, ठीक है। कुछ ओम्स लॉ, अब जैसे कि ओम्स लॉ हमने जान लिया है, तो V अपॉन I जो होता है कांस्टेंट होता है, या V प्रोपोर्शनल टू I होता है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को रिलीज करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग R से नाम देते हैं। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से हटाया जाए तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आता है, R आता है, और यहीं से हमारा मिल जाएगा V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, और R क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा, जो कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ओम्स लॉ तभी वर्क करेगा जब आपकी ये सब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। अगर इन कंडीशंस में कोई भी थोड़ा सा भी वेरी करेगा कोई चीज, जैसे लेंथ में अगर आपने थोड़ा बहुत इंक्रीज या डिक्रीज किया तो तुरंत उसका रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो जानते हैं आप बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी। और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसका थिकनेस जो है कहीं मोटा कहीं पतला अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी हमारा ओम्स लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा, अगर टेम्परेचर, जैसे आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करा रहे हैं, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो आपको पता है कि हीटिंग इफेक्ट भी होगी उसमें, तो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, राइज करेगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तब भी हमारा जानते हैं कि ये आपका क्या है, मेटल है, तो इसका जो होगा क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन हो जाएगी, थोड़ा बहुत लेंथ में चेंजेस आएगा, और लेंथ में चेंजेस आया तो रेजिस्टेंस फिर से चेंज हो जाएगी, तो फिर भी हमारा क्या करेगा, ओम्स लॉ वर्क नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है कि ओम्स लॉ के लिए अगर ओम्स लॉ अप्लाई करना है तो इन सब कंडीशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये सब कांस्टेंट हमारे नहीं रहते हैं तब तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। अब दूसरी चीज कि इस
चीज को प्रूफ कैसे किया जाए। तो अब इसी के आगे बढ़ते हुए हम लोग ओम्स लॉ को क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि बी और आई का रेशियो कांस्टेंट आता है तो मान लिया जाएगा कि हाँ सही है। और अगर फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अगर ग्राफिकली भी हमारा बी और आई का रेशियो कांस्टेंट आता है, मतलब ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि कांस्टेंट वैल्यू को शो करता है, तो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन जाएगी तभी हमारा ओम्स लॉ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ आपने समझ गया। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि इफ द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया etc does not change of the wire, then the ratio of potential difference across the ends of the conductor and current flowing through the conductor is always क्या होता है, कांस्टेंट, हमेशा एक कांस्टेंट ही आएगा। इसी चीज से मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा कि ओम्स लॉ कैसे वर्क करता है। और एक्सपेरिमेंट भी हम लोग करेंगे, जैसा लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा वैसे ही आपको मैं डायग्राम बना के समझाऊंगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग्स भी निकालेंगे, अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखेंगे और उसके बाद ओम्स लॉ को वेरीफाई भी करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि ओम्स लॉ जो है ये है हमारा ना, इसी चीज को हमको वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो आपने ओम्स लॉ लिख लिया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए आप इसमें, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कैसे होगा ओम्स लॉ का, ये देखेंगे हम लोग। तो एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम लोग कुछ चीजों को क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे कि कैसे होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं कि लैब में आप ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसको कैसे अरेंज करेंगे, ठीक है। चीजों को अरेंज कैसे किया जाएगा वो चीज देखा जाएगा हमको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बैटरी ऐड कर दिया है और एक की लगा दिया है, ठीक है। आप लैब में भी वैसा ही करेंगे बिल्कुल, ठीक है। एक वायर दिया जाएगा आपको, कॉन्स्टेंटन का वायर होता है ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंटन का वायर लैब में यूज करते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटन का वायर है, ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में दिखाया गया है, और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए एक बैटरी जोड़ दिया है जिसका वोल्टेज V है, और एक हमने क्या जोड़ दिया है, एक की जोड़ दिया है। और यहाँ पे इसके की के बाद हमने क्या जोड़ा है, RS जोड़ दिया है, जिसको आप क्या कहते हैं, रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रियोस्टेट जोड़ दिया है, ठीक है। इस रियोस्टेट को हम लोगों ने की के बाद जोड़ा है यहाँ पे, और ये हमारा वायर है जिसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब इस वायर के दोनों एंड्स के बीच में एक हम क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर या वोल्टमीटर जोड़ देंगे यहाँ पे। अच्छा, जहाँ पे हम लोग इसको बैटरी को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा था वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, एमीटर भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे डायग्राम में कि है ना, इसमें लिखेंगे क्या कि देयर इज अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, है ना, एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टर there is ammeter, voltmeter, battery and a key and a resistor, ठीक है। we add a, क्या लिखेंगे समझ में आया आपको, कि लिखेंगे इसमें क्या कि this is the conductor, है ना, in the series combination of the conductor we add a ammeter, ammeter, battery, key and a rheostat, ठीक है, in a series combination, and in parallel combination we add a potentiometer या voltmeter, ठीक है। ये सब चीजें अरेंजमेंट करके हम लोग रख लेंगे। अब रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट इसको हिंदी में कहते हैं धारा नियंत्रक, मतलब धारा मतलब करंट को क्या करता है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल को ज्यादा, करंट को ज्यादा करना हो, कम करना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रियोस्टेट का यूज करते हैं। तो रियोस्टेट यूज कैसे होता है, तो रियोस्टेट को हम क्या करते हैं, फ्री होता है, ये कहीं भी मूव कर सकता है, वायर के ऊपर कहीं भी इसको हम टच कराएंगे
तो वायर के ऊपर कहीं भी जब टच कराते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पर करेंगे तो लेंथ हमारी क्या होगी, वायर की चेंज होगी, लेंथ चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो पता है आपको करंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो इस तरह की ये अरेंजमेंट हम करके रख लेंगे। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन नोट करेंगे, इसके लिए एक टेबल बनाएंगे ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ट्रायल करेंगे, सेकेंड ट्रायल करेंगे, थर्ड ट्रायल करेंगे, फोर्थ ट्रायल करेंगे, ये 4 एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेट को इस वायर के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे टच कराते हैं। आप टच कराएंगे तो आपको पता है कि जब टच कराएंगे तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, बार बार बदलेगी। एमीटर क्या मेजर करता है हमारा, एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, एमीटर, और ये हमारा क्या है, वोल्टमीटर है। एमीटर करंट मेजर करता है और वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, तो रियोस्टेट को वायर के ऊपर डिफरेंट प्लेसेस पे टच कराएंगे तो एमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज होगा तो हम उस ऑब्जर्वेशन को, उस रीडिंग को क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलो सपोज करते हैं कि रियोस्टेट को हमने इस वायर के ऊपर कहीं टच कराया, ठीक है, तो टच कराया तो हमारा मान लीजिए कि वोल्टेज कितना आ रहा है, उसकी रीडिंग कितनी आई, मान लीजिए 4 वोल्ट का आया। ठीक, करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब फिर इसको यहाँ से उठाए, फिर कहीं और टच कराए, तो कहीं और टच कराए तो वोल्टेज मान लीजिए कितना हो गया, 8 वोल्ट का हो गया, और करंट कितना हो गया, 4 एम्पियर का हो गया। इस तरह से हम मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा डिफरेंट प्लेस में टच कराएगा उसको नोट कर लेंगे। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे इसको क्या किया है, आपने दिखाया है, क्योंकि हमें ओम्स लॉ को वेरीफाई करके दिखाना है ना, बाकी चीजों को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, अब फिर से कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे टच कराया तो मान लीजिए कितना आया, 16 वोल्ट आया, आई आपका कितना हो गया, 8 एम्पियर आ गया। अब फिर मान लो फिर बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिया तो मान लो ये 2 वोल्ट हो गया, तो करंट कितना आ जाएगा हमारा, 1 एम्पियर मान लीजिए। तो V और I का ऑब्जर्वेशन हमने क्या किया, डिफरेंट जगहों पे नोट कर लिया, और जब नोट किया इसको तो नोट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका रेशियो निकालेंगे, V और I का जो है रेशियो निकाला जाएगा। तो देखिए V और I का रेशियो कितना है, 4/2, मतलब कितना आएगा, 2:1 आ जाएगा, 2:1 का रेशियो है। फिर से इसमें निकालेंगे V/I, तो 8/4, फिर से देखो कितना 2:1 का रेशियो आ रहा है। फिर तीसरे में निकालेंगे V और I का रेशियो, तो 16/8 मतलब 2:1, 8 2 16। फिर तीसरे में भी V/I निकालेंगे तो 2/1 मतलब कितना, 2:1 का रेशियो। तो आपसे जो कहा गया था ओम्स लॉ में कि V और I का जो रेशियो आता है वो हमेशा कैसा आता है, कांस्टेंट ही तो आता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही तो हम यूज करेंगे, है ना। आई थिंक माइक जो है डिस्चार्ज हो गया है, इसको चार्ज में मैंने नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोग को, तो इसको कंट्रोल समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज इसको टॉपिक को खत्म कर देते हैं। तो V और I का रेशियो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो V और I का रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इससे क्या हो गया, V और अपॉन I ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। V और I का रेशियो देखिए कांस्टेंट आ रहा है हमेशा, तो क्या होगा, दिस वेरीफाई द ओम्स लॉ, दिस वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो हमने एक्सपेरिमेंटल तो इसका वेरिफिकेशन कर दिया, अब हम ग्राफिकल भी इसका वेरिफिकेशन करेंगे कि ग्राफ में कैसे ये एक्सपेरिमेंट ट्रू है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट जो किया है हम ट्रू है कि नहीं। तो अगर ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट दिखाना है, तो कांस्टेंट लाइन कैसी होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन जाती है तो हमारा एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, हमारा ओम्स लॉ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए आप लोग, एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा लैब में जाकर के। लेकिन आप याद रखिएगा कि जैसे ये तो हमने बता दिया कि ऐसा होता है, बट रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी में आपको पता है कि कोई भी वायर जो है पूरा का पूरा यूनिफॉर्म नहीं होता, इसकी थिकनेस कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होती है, क्योंकि आप जानते हैं 100% आइडियल कोई चीज़ नहीं होती है ना। तो एरर होगा, लेंथ में एरर आएगा, टेम्परेचर आप जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस कमरे में एक्सपेरिमेंट करेंगे, टेम्परेचर में वेरी होगा, टेम्परेचर वेरी करेगा तो आपको पता ही है तुरंत फिर चेंजेस हो जाएगा। दूसरा कि इसका जो प्रेशर होगा, जिस रूम में करेंगे उसमें हवा चल रहा होगा या कुछ ऐसा कुछ चीज़ें होंगी, तो प्रेशर भी अफेक्ट करेगा इसमें। तो बहुत सारी चीज़ों की वजह से आप जब रियल में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो V और I का रेशियो कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि कभी नहीं आता है, क्योंकि रियलिटी में हम लोग जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखिए तब हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो रियलिटी में प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो कांस्टेंट नहीं आता है।
वैल्यू डिफरेंट कर, हर बार रेशियो डिफरेंट आएगी। आप जब सारी वैल्यूज को निकालेंगे, है ना, वैल्यू डिवाइड करके सब वैल्यू निकालेंगे, सबकी वैल्यू, और सभी वैल्यू का क्या करिएगा, मीन ले लीजिएगा, तो जो मीन वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल समझते हैं कि ग्राफ से इसको कैसे ट्रू माना जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड से अगर इसको लगाया जाए तो चलिए इसी क्रम को, अरे हमने ऑब्जर्वेशन को तो हटा ही दिया, चलिए हमको याद है कितना है। तो अगर इस ग्राफ को हम लोग इस पे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन थे अगर उसको ग्राफ पे प्लॉट किया जाए, ये v है और ये आपका i है, करेक्ट, ठीक है। और मैं इसको ले रहा हूँ 2 4 8 सॉरी 6 2 4 6 8 और ये 10। उसके बाद इसको भी ले लेते हैं 2 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, ठीक। तो इसको भी अगर हमने लिया, ये हमारा ये हो गया। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था आपका, 4 वोल्ट 2 एम्पियर का, है ना, 4 वोल्ट और 2 एम्पियर। तो देखिए वोल्टेज कितना है, 4 है, करंट कितना है, 2। तो इसका जो ग्राफ मिलेगा, पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आती ही होगी, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है इतना तो आता ही होगा। तो पॉइंट हमारा पहला मिल गया ये। फिर उसके बाद कितना था, 8 और 4 का था, तो 8 वोल्ट हो गया और 4 एम्पियर का, तो ये हो गया। तो ये पॉइंट मिल जाएगा इनको। उसके बाद 16 वोल्ट था, तो 16 वोल्ट भी छोड़, अभी उसको रहने दीजिए क्योंकि ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, आप ग्राफ बना के 16 कर लीजिएगा। उसके बाद 2 वोल्ट था और 1 एम्पियर था, 2 वोल्ट हो गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो 2 वोल्ट 1 एम्पियर यहाँ पे, ये पॉइंट मिलेगा। अब इस जब आपको इसको मिलाएंगे तो एक ही ये आपका जो ग्राफ होगा बिल्कुल कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मैंने 3 ऑब्जर्वेशन दिखे, आप 4 दिखा दीजिएगा, तब भी वही आएगा। तो ये जो ग्राफ होगा, जब इनके ऑब्जर्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। और आपको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन जो होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब ये है ग्राफ क्या है, जब इनके आप लिखेंगे इसमें the readings of the experiment, है ना, we plotted on the graph, then the graph is in straight line, है ना, and straight line shows the constant values, so this verifies the Ohm's law, है ना, ये भी Ohm's law को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। तो ये आपका दोनों तरीके से ओम्स लॉ का हो गया, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, समझा दिया है मैंने क्या होता है, आप अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाकर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी, एग्जाम लैब में हम लोग इसी तरह से पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसका। अब बात आती है कि ओम्स लॉ जो है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया, ये लॉन्ग आंसर में आता है आपका, डिफाइन ओम्स लॉ एंड एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करिए और एक्सपेरिमेंटली इसको क्या करिए, वेरीफाई भी करिए। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बोर्ड में आया हुआ है कई बार लॉन्ग आंसर में, तो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम लोग इसकी लिमिटेशन देखें। तो लिमिटेशन मैंने बताया आपको, जो पहले ही बताया, तो वही इसकी लिमिटेशन भी है। तो आप लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का लिमिटेशन क्या होता है, ओम्स लॉ ओनली, अच्छा सबसे बड़ी चीज की ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ वर्क किसके लिए करता है, ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ मेटल कंडक्टर के लिए वर्क करता है ना। मेटल कंडक्टर में भी कुछ कंडक्टर के लिए करता है, कुछ के लिए नहीं करता, ठीक है। मेटल कंडक्टर ने जैसे लिक्विड और गैस के लिए तो बिल्कुल नहीं, मैंने बोला मेटल कंडक्टर के लिए, मतलब सॉलिड मेटल कंडक्टर, मेटल सॉलिड होता है, तो मेटल कंडक्टर के लिए ही वर्क करता है ये, ठीक है, लिक्विड और गैस के लिए नहीं करता। अच्छा दूसरी चीज क्या है, ओम्स लॉ अगर मेटल कंडक्टर के लिए करता है तो जब इनको डिवाइड किया जाता है तो 2 टाइप के होते हैं हमारे कंडक्टर, है ना। तो फर्स्ट 2 टाइप के कंडक्टर होते हैं ओम्स लॉ के। पहला होता है ओमिक कंडक्टर, है ना, पहला क्या होता है ओमिक कंडक्टर, और दूसरा क्या होता है नॉन ओमिक होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर, ठीक। ओमिक कंडक्टर क्या हो, है ना, द कंडक्टर विच ओबेज द ओम्स लॉ, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको ओबे करते हैं, है ना, उसका पालन करते हैं ओम्स लॉ को, ठीक है। तो दोज कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर, and those conductors which does not follow the Ohm's law is called non-ohmic conductor, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं एग्जांपल में बोल दे रहा हूँ कैसा है। ओमिक कंडक्टर में जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कॉपर,
ठीक है। और भी जितने भी हैं सब सबके सब, है ना, एल्युमिनियम कॉपर ये सब, ठीक है। अब एल्युमिनियम कॉपर आयरन, ठीक है, एल्युमिनियम कॉपर और आयरन ETC, ठीक है। तो इसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर। अच्छा, ओमिक कंडक्टर को एक और भी नाम दिया जाता है, इसी ओमिक कंडक्टर को हम लोग लीनियर रेजिस्टेंस भी कहते हैं ना, लीनियर रेजिस्टेंस कहते हैं इसको, ठीक है। ओमिक कंडक्टर को क्या कहा जाता है, ओमिक कंडक्टर को अगर नाम दिया जाए इसको लीनियर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, लीनियर रेजिस्टेंस। और एग्जांपल मैंने बताया आपको कि एल्युमिनियम कॉपर आयरन ETC, ठीक। और नॉन ओमिक कंडक्टर इसको कहते हैं हम लोग नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर कंडक्टर, ठीक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसके एग्जांपल में जो कंडक्टर तो रहेगा ही, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जैसे नाइक्रोम हो गया, टंगस्टन हो गया, आपके डायोड्स हो गए, है ना, डायोड हो गए, वॉल्व हो गए, है ना, डबल कौन सा वॉल्व होता है आपका, हाँ, डायोड वॉल्व हो गए, ट्रायोड वॉल्व हो गए, है ना, डायोड वॉल्व, है ना, ट्रायोड वॉल्व, ठीक। उसके बाद आपके क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स, ठीक, और इलेक्ट्रोलाइट्स, और जितने भी आपके जैसे नाइक्रोम होता है, हीटर का जो वायर होता है नाइक्रोम, और टंगस्टन, ठीक। ये सब जो है आपके नॉन ओमिक कंडक्टर है, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब V और I का रेशियो कभी भी इसमें कांस्टेंट नहीं आता, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल है, इसको समझ लीजिएगा। तो आज की टॉपिक इतनी रहेगी, ठीक है, ओम्स लॉ से रिलेटेड है और टाइप्स ऑफ कंडक्टर ओम्स लॉ के बेसिस पे, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये आपका कंप्लीट है, आप इसको देखिए, समझिए, जो भी दिक्कत होती है आप इसको बताइएगा, ठीक है। माइक ऑफ होने की वजह से आज क्लास इतना ही रहेगा आपका, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे की चीज़ बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए लोगों को।